नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादल आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों बादल आसपास खबरों की। और जो क्षेत्र में लगातार तनाव व्याप्त है दोस्तों, उस तनाव को लेकर भी हम बात करेंगे। और विशेष तौर से दोस्तों 7 बजे के बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं बादल आसपास खबरों सहित देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट, मौसम का मिजाज, मंडियों के भाव भी आपको बताते हैं। लेकिन दोस्तों, पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, बादरा में जिस प्रकार से तनाव की खबरें आ रही है और क्षेत्र में लगातार कर्फ्यू से भी तनाव उपजा है। गोकशी की जो घटना हुई थी उसके बाद में निरंतर लगातार क्षेत्र में आक्रोश लोगों का देखा जा रहा था। उसके बाद में हमारी कवरेज भी लगभग बादरा आसपास खबरों तक सिमटती हुई आप देख रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा क्षेत्र की उसी तनाव भरी खबरों के बारे में। और आज चिड़िया गांधी और गांधी बड़ी में जो कर्फ्यू लगा था, चौथे दिन आज ढील दी गई। और दोस्तों, ढील दी गई 6 घंटे की। लोग बाहर निकले और आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी भी की। और दोस्तों, कुछ लोग अपने वाहनों से, निजी वाहनों से और गांव के कुछ वाहनों से बादरा कस्बे के बाज़ार में भी खरीदारी करने के लिए आए, क्योंकि 6 घंटे की ढील थी। 6 घंटे लगभग पर्याप्त होते हैं और इन 6 घंटों में लोगों ने आवश्यक सेवाओं की जमकर खरीदारी की दोस्तों। और बादरा क्षेत्र में आज पूरा का पूरा बाज़ार बंद था दोस्तों। ये भी एक अजीब विडंबना रही कि गांधी बड़ी में आज एक प्रकार से छूट दी गई, ढील दी गई कर्फ्यू में, लेकिन बादरा बाज़ार आज पूर्णतया और ऐतिहासिक बंद रहा। लोग सिर्फ खरीद पाए सब्जी, दवाइयाँ, आवश्यक सेवाओं वाली चीज़ें की ही खरीदारी कर पाए थे लोग। इसके अलावा लोग कोई खरीदारी नहीं कर पाए, क्योंकि बादरा कस्बे में भी दोस्तों अंतरात्मा की आवाज़ पर बाज़ार को बंद बुलाया गया था। कस्बे के व्यापारियों ने एक ऐसा शानदार मैसेज राजस्थान की सरकार को दिया है दोस्तों, ऐतिहासिक मैसेज दिया है। बगैर किसी संगठन के आह्वान पर और बगैर किसी संगठनों के कार्यकर्ताओं के बुनियादी पर दोस्तों पूरा बाज़ार बंद होना, ये एक बहुत बड़ी घटना है। और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है दोस्तों, जो गोकशी की घटना हमारे क्षेत्र में हुई है, उस घटना को लेकर लोगों के दिमाग में किस कदर आक्रोश व्याप्त है और गुस्सा लोगों में भरा पड़ा है। कहीं ये गुस्सा दोस्तों अब ना निकल पाए, क्योंकि पहले से ही बादरा क्षेत्र में 2 गांव चिड़िया गांधी और गांधी बड़ी कर्फ्यू की आग में झुलस रहे हैं। और 4 दिन से कर्फ्यू के दौरान लोग घरों में डूब के बैठे हैं। बादरा क्षेत्र में भी अन्य गांव में या कस्बे में ऐसी घटना, ऐसी स्थिति, ऐसा तनाव उत्पन्न ना हो, इसकी कामना करते हैं दोस्तों हम सभी। और उम्मीद करते हैं कि आप भी ऐसा कुछ गलत नहीं करिएगा जिसके चलते क्षेत्र में तनाव को बढ़ावा मिले। किसी प्रकार की पोस्ट या वीडियोज़ जो लोगों के आक्रोश को भड़काता हो, किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी हो, किसी वर्ग विशेष पर टिप्पणी हो दोस्तों, ऐसी चीज़ों से हमें बचना है। और प्रशासन भी बार बार इसी प्रकार के मैसेज, संदेश जो है वो देता रहा है। और सोशल मीडिया पर विशेष तौर से प्रशासन की दोस्तों नज़रें पहले से लगी हुई है, अभी भी लगी हुई है और आगे भी लगी रहेगी, जब तक क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल ना हो जाए, ये तनाव की स्थिति बिल्कुल पूर्णतया बंद ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, समाप्त ना हो जाए दोस्तों, तब तक हम सभी को प्रयास करने होंगे कि बादरा का वातावरण जो है वो पुनः नॉर्मल हो और भविष्य में ऐसी गोकशी की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इसको लेकर भी प्रशासन को बंदोबस्त करने चाहिए दोस्तों, और पूरे इस प्रकार के बंदोबस्त करने चाहिए, इस प्रकार के उपाय करने चाहिए कि ऐसी घटना घटित होने से पहले, करने से पहले वो शख्स जो है उसको डर या भय होना चाहिए। और दोस्तों, अमूमन देखा जाता है और शास्त्रों में भी कहा गया है दोस्तों, भय बिन प्रीत भय न गोपाला। तो दोस्तों, जब तक भय नहीं होगा कड़ी कार्रवाई का, कड़ी सज़ा का, तो तब तक दोस्तों इस पर असर नहीं हो सकता। और इसी को लेकर तमाम हिंदू संगठन ज्ञापन दे रहे हैं, राजस्थान भर से ज्ञापन जा रहे हैं दोस्तों। हमारे हनुमानगढ़ जिले में तो प्राय सभी कस्बों में, उपखंड कार्यालयों में, नगर पालिका क्षेत्र में
ज्ञापन दिए जा चुके हैं कि बादरा की घटना में जो निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया उनको तुरंत रिहा किया जाए और दोस्तों जो गोकसी की घटना हुई है उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई इन आरोपियों को की जाए। दोस्तों आरोपी मूसा जो मौलवी है वो अभी भी फरार है। प्रशासन उसको पकड़ने के लिए बताया जा रहा है कि प्रयास कर रहा है, लेकिन प्रयास कितने पर्याप्त है और पर्याप्त नहीं है दोस्तों ये तो प्रशासन ही जानता है। लेकिन प्रशासन को अगर स्थिति सामान्य करनी है तो ऐसे अपने चैनल का फैलाव करना होगा, अपनी टीमों को इस कदर निर्देश देकर दौड़ाना होगा कि मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार जल्द से जल्द किया जाए। अन्यथा दोस्तों बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा मूसा को गंभीर अपराधी नहीं माना जा रहा है, मुख्य अपराधी नहीं माना जा रहा है, जबकि मूसा को सभी संगठन और जो चंपा देवी की का जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें मुख्य अभियुक्त मूसा मौलवी को माना जा रहा है दोस्तों। और मौलवी फरार है, उसको फरार कर दिया गया। उसमें किन लोगों का हाथ है दोस्तों ये भी एक गंभीर विषय है, क्योंकि इस प्रकार का अपराध करने से दोस्तों जो आपसी भाईचारा और सामंजस्य और जो शांति व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा व्यवधान पड़ता है दोस्तों। और ऐसे व्यवधान से निपटने के लिए प्रशासन को, पुलिस को, सरकार को नाकों चने चबाने पड़ते हैं। जैसा कि बादरा में आपने देखा लाठियों से खदेड़ते हुए दर्शनार्थियों को दोस्तों जो धरना हटाया गया उसके बाद में कर्फ्यू लगाना पड़ा। कर्फ्यू लगाने की नौबत इसलिए आई क्योंकि महिलाओं का दूसरे दिन ज़बरदस्त जन सैलाब उमड़ पड़ा था गांधी की गलियों में दोस्तों। और उसके बाद में ईंट बाटा जंग भी पुलिस प्रशासन के साथ ग्रामीणों की, आंदोलनकारियों की हुई थी और बड़ी संख्या में महिलाओं को भी चोट लगी थी, पुलिस कर्मियों को भी चोट लगी थी और जो बिरानी थाना प्रभारी है उनके भी सर में चोट लगी थी। तो इस प्रकार से वातावरण गर्म हुआ और कर्फ्यू दोस्तों ढील ना देने का कारण बन गया और 3 दिन तक कोई ढील छूट कर्फ्यू में प्रशासन द्वारा नहीं दी गई, क्योंकि मामला संवेदनशील था दोस्तों। गोकसी की घटना जिस प्रकार से क्षेत्र में हुई और राजस्थान में जिस प्रकार का कानून बना है दोस्तों, गोकसी पर प्रतिबंध है और एक प्रकार से 3 साल से लेकर 10 साल की सज़ा का प्रावधान गोकसी की घटना में है और 10,000 का जुर्माना भी है। अगर सबसे हार्ड मैं आपको कानून बताऊं दोस्तों भारत में तो वो गुजरात में है, 10 लाख का जुर्माना और 10 वर्ष की सज़ा है। उसके बाद में अगर जिक्र करें दोस्तों, इतनी स्टेट है हमारी राजस्थान है भारत की, तो हरियाणा में कुछ कड़ा कानून है और उसमें 1 लाख का जुर्माना है गोकसी करने पर और दोस्तों लगभग 10 साल की सज़ा है। तो ये कड़ा कानून राजस्थान में भी बनाए जाने की मांग की जा रही है और लोगों से मांग की जा रही है लोगों द्वारा कि पूरे देश में गो हत्या को लेकर एक कानून बने और कड़ा कानून बने, गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो और ऐसी हरकत करने पर फांसी की सज़ा का प्रावधान हो। इस प्रकार की मांग क्षेत्र के लोगों द्वारा दोस्तों बार बार की जा रही है और इसको लेकर दोस्तों विस्तार से मैं आपको बताऊं। दोस्तों देश के ऐसे 11 राज्य हैं जहां गो हत्या पर प्रतिबंध है और दोस्तों कानून बना है और उस 11 राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इसके बाद में दिल्ली और चंडीगढ़ भी जो केंद्र शासित है दोस्तों 13 हम मान सकते हैं, उनमें कानून बने हैं और गो हत्या को एक प्रकार से प्रतिबंधित किया गया है। हल्के और कहीं कठोर कानून भी है और दोस्तों हमने आपको जैसा बताया गुजरात में सबसे हार्ड और कठिन कानून है, 10 लाख का जुर्माना, 10 वर्ष की जेल है। 31 मार्च 2017 को एनिमल जो प्रोटेक्शन एक्ट है दोस्तों, एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसमें संशोधन करके उसको मजबूत, उसको सशक्त बनाया गया था। और उसके बाद में अगर हरियाणा में भी देखें तो 1995 में एक्ट में संशोधन करके उसको अच्छा बनाया गया था। 1 लाख का जुर्माना, 10 वर्ष की कैद की सज़ा का प्रावधान दिया गया था। और राजस्थान में अभी भी 10,000 की जो जुर्माना है और 3 से 10 वर्ष की कैद का प्रावधान दोस्तों है। 1995 में ही यहाँ भी एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट में संशोधन किया गया था। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र अगर देखें तो 10,000 का जुर्माना है लेकिन 5 वर्ष की सज़ा है वहाँ।
तो 5 वर्ष की सज़ा यहाँ ठीक है। और अन्य राज्यों में अगर जिक्र करें दोस्तों, जहाँ प्रतिबंध है वहाँ 1000 का जुर्माना है और 6 माह से 2 वर्ष की कैद की सज़ा गोवंश का वध करने पर है दोस्तों। और अन्य 10 राज्य ऐसे भी है जहाँ बैन है ही नहीं दोस्तों। ऐसे भी राज्य है जिसमें केरल, बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और लक्षद्वीप जैसे राज्य शामिल है। आंशिक बैन भी कुछ राज्यों में है दोस्तों। और उस आंशिक बैन वाले राज्यों का मैं जिक्र करूं तो 8 राज्य हैं, उनमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दीप दमन आदि ये राज्य हैं। तो इनमें अब सभी राज्यों में दोस्तों केंद्र सरकार को चाहिए कि एक सेंटर में ऐसा कानून बने जो सभी राज्यों में गो हत्या पर प्रतिबंध को चरितार्थ करता हो। लेकिन दोस्तों सभी राज्यों की अलग अलग पृष्ठभूमि है, अलग अलग रहन सहन है और आबादी का जो अनुपात है दोस्तों वो भी अलग अलग है। उसी को लेकर ही दोस्तों यहाँ कानून जो है वो अलग अलग देखे जा रहे हैं। तो कुल मिला के जो भादरा में गोकशी की घटना 11 जुलाई को हुई थी दोस्तों, उसके बाद में लगातार तनाव का वातावरण बना हुआ है। आज चौथे दिन जैसे ही कर्फ्यू में 6 घंटे की ढील दी गई और आज जैसे ही ये ढील पूरी हुई 4 बजे दोस्तों फिर से प्रशासन का अनाउंस जो है चिड़िया गांधी और गांधी बड़ी में गूंजने लगा कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में चला जाए। कर्फ्यू की जो ढील की अवधि थी वो समाप्त हो चुकी है और अब सभी अपने घरों में चले जाएं, जो बाज़ार में और घर के बाहर कोई दिखाई ना दे। तो दोस्तों एक प्रकार से कड़ा कर्फ्यू देखा जा रहा है और जीरो मोबिलिटी का कर्फ्यू एक प्रकार से, जैसा कि बताया अधिकारियों ने भी, तो इस प्रकार का कर्फ्यू है। यहाँ किसी प्रकार का उपद्रव नहीं हुआ, शांतिपूर्ण ये कर्फ्यू के 6 घंटे दोस्तों निकले हैं। ये खुशी की बात है सभी के लिए और ये संकेत है दोस्तों। कर्फ्यू जिस एरिया में होता है, ढील दी जाती है, उस ढील से ये मापा जाता है, ये अंदाज़ा लगाया जाता है अधिकारियों द्वारा, सरकार द्वारा, लोगों द्वारा कि अब आगे कर्फ्यू में ढील कब दी जानी है और कर्फ्यू को हटाए जाने पर प्रशासन विचार कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसके ऊपर आज गहन रूप से प्रशासन का विचार विमर्श अवश्य हुआ होगा। संभवतः कल भी ढील दी जा सकती है और वो ढील कल की 8 घंटे की भी हो सकती है दोस्तों, और कम की तो संभावना कम है क्योंकि जब 6 घंटे की ढील में शांति व्यवस्था कायम रही है तो उसके बाद में 8 घंटे की ढील दी जा सकती है और उसके बाद में अगले दिन का कर्फ्यू समाप्त होने की घोषणा भी हो सकती है। रात का कर्फ्यू संभवतः दोस्तों 1 या 2 दिन या 3 दिन या 5 दिन, जब तक क्षेत्र में पूर्ण रूप से शांति ना हो, रात्रिकालीन कर्फ्यू जो है वो लगा रहेगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे कर्फ्यू को हटाने की प्रक्रिया प्रशासन की होती है। उसी प्रक्रिया की आज शुरुआत हुई है दोस्तों 6 घंटे की ढील देते हुए। कल इसको लेकर प्रशासन के साथ वार्ता हुई थी। जिला कलेक्टर महोदय, एसपी साहब और अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे थे और उनमें ग्रामीणों के कम से कम 25 से 30 ऐसे मोजेज आदमी चिड़िया गांधी और गांधी बड़ी के बुलाए गए। उनमें से बजरंग सहारण आदि अनेकों व्यक्ति थे, सरपंच महोदय भी थे, अनेकों लोग और भी थे। उनसे राय भी मांगी गई और उनसे पूछा भी गया था आपकी भावनाएं क्या है, आपके विचार क्या है, आप आगे क्या चाहते हैं, आपकी मांगे क्या है। लेकिन इस वार्ता में जिला कलेक्टर द्वारा कुछ सशक्त और कड़े शब्दों का भी इस्तेमाल किया जा रहा था कि हम आपके घरों से भी उपद्रवियों को निकाल सकते थे, हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन दोस्तों जो वीडियो वायरल हुए उससे प्रशासन की पोल खुलती है। जिन महिलाओं के साथ महिलाओं को पकड़कर पुलिस ले जा रही है, उनके घरों में लोगों को पकड़कर ले जा रही है, तो घरों में पुलिस के कर्मचारी घुसे हैं, इसमें कतई गुंजाइश नहीं है, इसमें कतई कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। लेकिन आगे प्रशासन किस कदर सतर्कता बरतेगा, इसके ऊपर दोस्तों विस्तार से बात करने की, विचार करने की आवश्यकता है। और मैं आपको बताऊं तो दोस्तों आज भी बड़ी संख्या में पूरे ज़िले में और हरियाणा क्षेत्र में, राजस्थान में ज्ञापन देने का सिलसिला लगातार जारी रहा और
गोकसी की घटना के बाद में दोस्तों आरोपियों के साथ जो दर्शनार्थी थे उनको गिरफ्तार किया गया था, उनके साथ एक पुलिसिया बर्ताव की चौतरफा निंदा की जा रही है और सभी ज्ञापनदाताओं द्वारा दोस्तों इस घटना को प्रमुखता के साथ मांग के साथ रखा जा रहा है कि जो गिरफ्तारियां की गई थी बड़े पैमाने पर, जो नामजद आरोपी बनाए गए थे, उन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद में उनको यातनाएं दी जा रही है, उनके साथ मार पिटाई की खबरें भी दोस्तों आ रही है। उन खबरों की पुष्टि तो हम नहीं कर सकते क्योंकि एक दो जो जमानत हुई है उन लोगों ने ज़रूर बताया कि हमारे साथ मारपीट हुई है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पुलिस बर्बरता कर रही है इन लोगों के साथ जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस चीज़ से बचना चाहिए दोस्तों, ये कोई गंभीर अपराध नहीं है और एक प्रकार से जो धरना प्रदर्शन आंदोलन इस प्रकार के ये कार्यक्रम होते हैं उसमें जो गिरफ्तारियाँ होती है वो कतई कोई गंभीर अपराध वाली नहीं होती है। और इसको लेकर कल एडवोकेट्स अधिवक्ताओं द्वारा भी दोस्तों तहसीलदार का घेराव किया गया, प्रदर्शन किया गया, उनके खिलाफ नारेबाजी की गई और आक्रोशित भी हो गए थे दोस्तों वकील। और वकीलों की घटना दोस्तों इस गोकसी के प्रकरण में भादरा क्षेत्र में मैं आपको बताऊं तो सबसे प्रथम ऐसा वर्ग रहा वकील अधिवक्ताओं का वर्ग जिनकी भूमिका इस गोकसी की घटना में शानदार रही है और उन्होंने निष्पक्षता के साथ क्षेत्र में शांति व्यवस्था को कायम रखने की अपनी जो संकल्प है उसको भी दोहराया और पुलिस या ज़्यादती के विरुद्ध भी आवाज़ उठाई। और तहसीलदार द्वारा जो हैसियत प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों जमानत के लिए एक तस्दीक शुदा हैसियत प्रमाण पत्र पेश करना होता है 1 लाख रुपए का, उसके बाद में ज़मानत दी जाती है और वो प्रमाण पत्र बनाते हैं तहसीलदार महोदय। लेकिन तहसीलदार महोदय दोस्तों जो कर्फ्यू एरिया है उसमें ड्यूटी देते हुए पाए जाते हैं। तो दोस्तों न्याय कैसे मिलेगा इसका हमने कल भी इसकी आवाज़ उठाई थी। तो न्याय में देरी दोस्तों एक प्रकार से अपराध को बढ़ावा है, ये भी अपराध को संरक्षण देने सम्मान है न्याय में देरी। तो न्याय में देरी के लिए क्या तहसीलदार इसके लिए दोषी है दोस्तों, ये आपको सोचना है और इसको तय करने का जिम्मा जो है सरकार का है, प्रशासन का है। लेकिन वकीलों का जिस प्रकार से जो धरना प्रदर्शन रहा वहाँ उन्होंने दोस्तों जमकर इसका जो है विरोध किया और ये भी कहा कि आप बेशक कर्फ्यू में जाइए, आपकी ड्यूटी, आपके सीनियर अधिकारी आप भी जाइए, लेकिन यहाँ किसी नायब तहसीलदार को आप नियुक्त तो कीजिए प्रतिनिधि बनाकर, ताकि वो यहाँ हैसियत प्रमाण पत्र बनाए और लोगों को न्याय में देर ना हो। जमानत जो करवाना चाहते हैं, जिनकी जमानत करने के लिए घर वाले उनके चक्कर काट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनको कम से कम न्याय तो मिले। लेकिन उसके बाद में दोस्तों तहसीलदार ने आश्वासन भी दिया और जल्दी से इसी घटना का सॉर्ट आउट करने की बात भी कही और उसके बाद में ऑनलाइन दोस्तों इसका जो है तस्दीक प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र बनाने का क्रम भी है वो बताया जा रहा है, शुरू भी हो चुका है और उसके बाद में जमानत होने का सिलसिला भी जारी है। और आज बजरंग सारण की पेशी दोस्तों कोर्ट में की गई और बजरंग सारण की पेशी जरूर की गई है। एक जमानत हुई थी, उसके बाद में दूसरे किसी मामले में हाथों हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक प्रकार से बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा भी करता है दोस्तों। प्रशासन को इससे बचना चाहिए दोस्तों। जो एसपी महोदय है वो किन के इशारों पर काम करते हैं और सरकार के किन विधायक या किस मंत्री या किस नुमाइंदे की सह पर वो काम कर रहे हैं या फिर अपने विवेक से काम कर रहे हैं, तो ये रवैया दोस्तों पुलिस का कतई सही नहीं माना जा सकता। इस रवैये से पुलिस को बचना होगा। अगर तनाव शांति व्यवस्था कायम करनी है, तनाव से निजात दिलानी है, कर्फ्यू को हटाना है और भादरा क्षेत्र को इस कर्फ्यू की आग से बाहर निकालना है, तो पुलिस प्रशासन को भी बड़ा दिल दिखाना होगा, ईमानदारी से काम करना होगा और निष्पक्षता के साथ काम करना होगा। अगर कोई नेता आपको इस प्रकार की राय दे तो अधिकारी अपने विवेक से इसमें काम कर सकते हैं। और दोस्तों आज जिन लोगों ने ज्ञापन दिया उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र का विधायक इतनी बड़ी घटना होने के बाद में, क्षेत्र को कर्फ्यू की आग में झोंक देने के बाद में छत्तीसगढ़ में घुमाई करता हुआ देखा जा रहा है। तो दोस्तों बलवान पूनिया पर भी बहुत बड़े आरोप लगे। विधायक संजीव बेनीवाल ने सभी मंडल अध्यक्षों के साथ आज ज्ञापन सौंपा और उन्होंने भी एक बाइट भी हमें दी और वो बाइट दोस्तों साफ संदेश भारत के चैनल पर है, आप ज़रूर देखिएगा।
पूर्व भाजपा विधायक के क्या विचार है, किस प्रकार से आरोप लगाए विधायक बलवान पूनिया पर। और दोस्तों विधायक जो पूर्व विधायक है संजीव बेनीवाल, दोस्तों उन्होंने स्पष्ट कहा कि क्षेत्र को एक कर्फ्यू की आग में झोंक कर सबसे बड़ा जो नकारापन दिखाया है क्षेत्र के विधायक ने, उसके ऊपर विचार करने वाली बात है। तो कुल मिला के दोस्तों जो घटना थी उसके बाद में धर्मेंद्र मोची विधायक द्वारा भी अपने समर्थकों के साथ ज्ञापन सौंपा गया और जो गिरफ्तार किए गए लोग हैं उनकी तत्काल रिहाई और मामले की कड़ी से कड़ी कार्रवाई आरोपियों के ऊपर है और पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग। और आज सीबीआई जांच की मांग संजीव बेनीवाल द्वारा भी की गई। संगरिया में भी बजरंग दल ने ज्ञापन दिया दोस्तों। नौर में भी दोस्तों चारों मंडलों ने भादरा की घटनाओं को लेकर ज्ञापन दिया गया और मांग की गई सीबीआई जांच की और मांग की गई जल्द से जल्द आरोपियों की रिहाई की। तो दोस्तों बड़ी संख्या में ज्ञापन देने का सिलसिला है वो जारी है। हनुमानगढ़ जिला हेडक्वार्टर पर भी भाजपा के जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भाजपाइयों ने दोस्तों ज्ञापन सौंपे जिला कलेक्टर को और मांग की गई कि जो अनुचित मुकदमे हैं उनको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए और दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा दोस्तों आज इंटरनेट भी खोला गया और इंटरनेट भी खोला गया। सुखद बात ये रही कि इंटरनेट पर किसी प्रकार की कोई जो प्रभावित कर सकती थी माहौल को, आक्रोश बढ़ाने वाली या किसी प्रकार से किसी व्यक्ति विशेष पर वर्ग पर कोई गलत फबतियाँ कसने वाली कोई पोस्ट हमें दिखाई नहीं दी। और दोस्तों ये एक अच्छे संकेत है कि स्थिति नॉर्मल हो रही है और बहुत शानदार मैसेज है। आज भादरा बाजार करके भी व्यापारियों ने बहुत शानदार मैसेज दिया है और अंतरात्मा की आवाज़ पर आज ऐतिहासिक बाजार बंद रहा दोस्तों। देर शाम तक बाजार बंद रहा सुबह से लेकर, ये बहुत ऐतिहासिक रहा और किसी भी संगठन ने आगे आकर दोस्तों इसका आह्वान नहीं किया। लेकिन फिर भी उसके बाद में भी कुछ लोगों को गिरफ्तारियां करने की भी दोस्तों क्षेत्र में चर्चा थी कि इसकी कोई पुष्टि तो नहीं हो पाई। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से नेट खोला गया और शांति व्यवस्था कायम रही, इससे आने वाले दिनों में भादरा क्षेत्र के लोगों को राहत मिल सकती है। और इसके अलावा दोस्तों रामगढ़ को उप तहसील से तहसील बनाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में आज ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपे और ज्ञापन में मांग की गई कि उप तहसील से रामगढ़ को तहसील का दर्जा अब दिया जाए और जनसंख्या भी पर्याप्त है। जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा गांव है रामगढ़ और तहसील कार्यालय के लिए जगह भी उपलब्ध है, वातावरण भी पूरी तरह से अनुकूल है। और दोस्तों इसके अलावा तमाम आवश्यक संसाधन रामगढ़ में तहसील बनाए जाने को लेकर मौजूद है। तो ऐसे में रामगढ़ के तहसील की मांग अब उठने लगी है और नौर को जिला बनाने की मांग भी रामगढ़ के इस ज्ञापन में रामगढ़ निवासियों द्वारा की गई दोस्तों। और ये भी कहा गया कि करीब हनुमानगढ़ जिले से अंतिम गांव की जो दूरी है वो 160 किलोमीटर है और ये दूरी बहुत ज़्यादा जिला मुख्यालय तक होती है दोस्तों। इसको लेकर नौर को बताया कि उपयुक्त कस्बा है, इसको तहसील जिला बनाया जाए ताकि क्षेत्र का विकास हो और जो ये बहुत बड़ी दूरी है इससे भी निजात मिले। और इस ज्ञापन सौंपने वाले वक्त दोस्तों बड़ी संख्या में जो लोग मौजूद थे, इसमें तिलोक डिंगारिया के अलावा सोनू भार्गव, देवेंद्र कुलड़िया, भीम सिंह होदकासिया, धर्मपाल कस्बा, महेंद्र बढ़िया, पूर्णराम भार्गव, मान सिंह देव, चंद्रसेन खाती, पवन कुलड़िया, विनोद मांझू, जसवंत जाखड़ और परमानंद गेदर, दुल्लीचंद नायक, कमलेश कुमार आदि बड़ी संख्या में ग्रामीण रामगढ़ के मौजूद रहे दोस्तों। इसके अलावा भादरा विधायक बलवान पूनिया ने एक पोस्ट डाली है दोस्तों, व्हाट्सएप पर भी उसको सेंड किया गया है और उसमें बताया गया है कि 5 सड़कों का डमरीकरण की स्वीकृति जो है वो पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव से मिल चुकी है। ये 2 करोड़ के सड़कों के डमरीकरण के कार्य हैं। तो इसको लेकर जो विधायक बलवान पूनिया है उन्होंने आभार जताया पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव का और इसमें जानकारी दी कि बोजला से मेलिया कालवास वाली सड़क है उसका डमरीकरण किया जाएगा। इसके अलावा बीड़ भादरा से खचवाड़ा
की ओर जाने वाली सड़क का भी डमरीकरण किया जाएगा और सिरसा रोड से सरदारपुरा बास तक भी सड़क इसमें बनेगी और मैराणा से चूरली खुर्द तक की रोड भी इसमें शामिल है और अमरपुरा से भोलावास तक की सड़क, ये 5 सड़कें दोस्तों जिनके बनने की और इनकी लागत जो है स्वीकृति की वो भी बताया जा रहा है पास हुई है 2 करोड़ रुपए। तो कुल मिला के दोस्तों बादरा आसपास खबरों में इतना ही। अब जल्दी से हम आपको मौसम का मिजाज बता देते हैं। आज क्या विशेष दिवस था, क्या खास दिवस था। 30 जुलाई को दोस्तों देश की प्रथम महिला विधायक जो कि चिकित्सक भी रही है और समाज सुधारक थी और मुथु लक्ष्मी रेड्डी 1986 में उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म धूमधाम से देश में मनाया गया और 1882 में दोस्तों प्रसिद्ध क्रांतिकारी सत्येंद्र नाथ बोस का भी आज के दिन जन्म दिवस था। तो दोस्तों इसके अलावा 30 जुलाई थी, आज भी बरसात हुई, कल भी भयंकर बरसात की चेतावनी दोस्तों भादरा क्षेत्र में दी हुई है मौसम विभाग द्वारा। तो इस भारी बरसात में आज भी बरसात हुई, कल भी बरसात हुई थी, परसों भी भादरा इलाके में बरसात हुई थी और औसत से कहीं बहुत ज़्यादा बारिश अब तक राजस्थान के बहुत से ज़िलों में दोस्तों हो चली है, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, जोधपुर, बाड़मेर और दोस्तों हनुमानगढ़ जिला, अनेकों ज़िले इसमें शामिल हैं। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से आगे कभी बताऊंगा दोस्तों, लेकिन आज मौसम का मिजाज बादरा इलाके का बताते हैं। 29 से 31 डिग्री टेम्परेचर रहा आज दिन भर दोस्तों। 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली और 2 mm के करीब बरसात आज दिन में हुई थी दोस्तों। इसके अलावा 100% बादल छाए रहे, रात्रि को भी छाए रहेंगे और रात्रि को भी 2 से 3 mm बरसात की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। इसके अलावा 31 जुलाई को कल मौसम कैसा रहेगा, 28 से 32 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, दिन में 29 से 32 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, दोपहर में मैक्सिमम। इसके अलावा 30 से 31 डिग्री टेम्परेचर देर शाम को रहेगा, लेकिन दिन में 12.8 mm बरसात, भयंकर बरसात दोस्तों, हैवी बरसात की चेतावनी है और 11.8 mm बरसात की दोपहर को भी चेतावनी है और शाम को भी 6.4 mm बरसात की चेतावनी है, जबकि रात्रि को भी 2.4 mm की बरसात की चेतावनी। अर्थात कल दिन भर बादलों का हुजम देखेंगे आप 100% आसमान में और काले बादल, पानी की काली घटाओं की टोप आप देखेंगे और वो जमकर बरस सकते हैं आपके पूरे क्षेत्र, गांव में, कस्बे में दोस्तों। ऐसी बरसात के बाद में नगर पालिका की तरफ से क्या एहतियातन कदम है दोस्तों। बरसात में अभी देखा जा रहा है जिस प्रकार से 2 प्रमुख जोड़ है, मोची मोहल्ला में स्थित डूम सागर और हाथीपुरा वास में स्थित डूम सागर, उनकी स्थितियां बड़ी बेहद नाजुक और ख़राब है दोस्तों। येनकेन प्रकीर्ण जो डूम सागर मोची मोहल्ला में स्थित है दोस्तों, उसके पानी निकासी की जो व्यवस्था है कुल मिला के अच्छी हुई है और 5 से 7 घंटे में पानी बादरा बाज़ार का निकल जाता है। लेकिन जो डूम सागर के इर्द गिर्द गलियां हैं उनका पानी ज़रूर निकलने में कुछ अधिक टाइम लगता है, लेकिन हाथीपुरा में जो स्थित डूम सागर है दोस्तों, उसकी स्थिति और उनके आसपास घरों की बस्तियों की स्थिति बेहद ख़राब है और बहुत से गांव अब बादरा में दोस्तों डूबने की कगार पर और बस्तियां, निचली बस्तियां जो है वो पानी से लबालब है। तो इसको लेकर ज़रूर प्रशासन को एहतियातन कदम उठाने चाहिए। लेकिन दोस्तों प्रशासन उलझा है बादरा क्षेत्र के तनाव को शांत करने के लिए। जो गोकशी की घटना हुई है, कर्फ्यू व्यवस्था में लगा है, तो ऐसे में मुश्किलात लोगों को सामने आ सकती है दोस्तों। सभी लोग अपने अपने व्यवस्था स्वयं करें, ऐसी जो जिम्मेवारियां हैं अब उनके कंधों पर हाथ पड़ी है। तो दोस्तों आज के शाम के 7 बजे में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।